अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम ग्रेट मुगल्स को डिस्कस करेंगे। ग्रेट मुगल्स क्या हैं, लेटर मुगल्स क्या हैं या ग्रेटर मुगल्स क्या हैं, ये हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम पिछले लेक्चर्स को रिकैप करें तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो किस तरह से बरे सगीर में आया। उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि गजनवी ने आके यहाँ पर हमले किए, ठीक है। उसके बाद गौरी आ गए। गौरी इसके बाद क्या हुआ जी, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी गई। दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बुनियाद रखी। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में क्या था जी, इसमें 5 डायनेस्टीज थी। और कल के लेक्चर में हमने देखा कि ये जो पांचों की पांचों डायनेस्टीज हैं ये कब खत्म होती हैं? ये 1526 को खत्म हो जाती हैं और उसके साथ ही मुगल रूल का आगाज होता है। आज हम क्या करेंगे, आज हम मुगल रूल से स्टार्ट करेंगे कि मुगल रूल कैसे आया, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इन्होंने यहाँ पर रूल किया। तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको ये बताया था कि बाबर जो है उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी डायनेस्टी का भी आखिरी रूलर था और दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी रूलर था। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, इब्राहिम लोदी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था, तो वो भी इब्राहिम लोदी था। तो फाउंडर कौन था जी मुगल एम्पायर का? वो था बाबर। इसने क्या किया, इसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये हरियाणा में है। इंडियन पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा, वहां पे है। और साल कौन सा था? 1526। ये आपने याद रखना है। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। ये पहली जंग जो है वो 1526 में हुई है। अच्छा भाई, लास्ट रूलर कौन सा था? अगर आप मुगल रूल देखें तो इसमें जो आखिरी रूलर था वो बहादुर शाह जफर था, जो कि 1857 की जंग आजादी के बाद जब इनको नाकामी हुई तो इसको इसके 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया मौके पर और इसको एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाइल का क्या मतलब है? इसको जिला वतन कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया। और रंगून में, ये कहाँ पे है? म्यांमार बर्मा में, ठीक है, यहाँ पे ले जाके इसको कैद कर दिया गया। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट रूल जो है मुगल इरा में किसका रहा? वो अकबर का रहा। अकबर का रूल इतना बड़ा क्यों था वो हम देखेंगे। टोटल रूल ऑफ मुगल एम्पायर कब से कब तक है? 1526 से लेके 1857 तक। अच्छा, मुगल रूल जो है टोटल जो है 1857 तक है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक आ जाता है उसमें ग्रेटर मुगल। ग्रेटर मुगल ये 1526 से लेके 1707 तक का टाइम पीरियड है इनका। उसके बाद आ जाते हैं लेटर मुगल। ये वो वाले मुगल्स हैं जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ये वो वाले मुगल थे जो कि ऐशो इशरत में डूबे हुए थे और इन्होंने सल्तनत सिर्फ गवाई है 1707 से लेके 1857 तक। तो बच्चों, ये जो ग्रेट मुगल्स है आज हम इसका जिक्र करें। किसका जिक्र करेंगे? ग्रेट मुगल्स का, ठीक है। इसमें टोटल कितने किंग गुजरे हैं? इसमें टोटल 6 किंग्स थे। अगर आपने इनके नाम याद करने हो तो कैसे करेंगे? इस तरह से ये एक एक्रोनिम आपने याद कर लेना। क्या है जी? BHAJSA। बी फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां। ये अक्सर जो है ना, ये ऑर्डर बच्चों को याद नहीं रहता, ये भूल जाता है। तो ये आपने ये भादशाह याद रखना है, BHAJSA। भादशाह अगर आपने याद कर लिया तो समझ लिया आपको इनका जो ये रूल है, ये ऑर्डर है, ये कभी भी नहीं भूलेगा। और लास्ट में जो ए है इसका मतलब है औरंगजेब आलम, ठीक है, औरंगजेब आलम। तो ये वो 6 रूलर्स है जिनको ग्रेटर मुगल्स कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड 1526 से स्टार्ट होता है। ये 1526 1526 से स्टार्ट होता है और 1707 तक ये टाइम पीरियड चलता है। अब आज जो है वो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी बाबर की। बाबर आया कैसे यहाँ पे? शेख उमर एक शख्स था अफगानिस्तान में, ठीक है। उसने वहां पर एक छोटी सी सल्तनत की बुनियाद रखी है। असल में ये था उस जमाने में सेंट्रल एशिया में, ठीक है, अफगानिस्तान में नहीं था, सेंट्रल एशिया में था। और वहां पे एक सल्तनत थी फरगाना, उज्बेकिस्तान में। वहां पे एक छोटी सी सल्तनत का जो है ये शेख उमर क्या था, उसका बादशाह था, किंग था। उसकी डेथ के बाद ये जो सल्तनत है ये बाबर को मिल गई, उसके बेटे को। लेकिन वहां पर सल्तनत की एक कशमकश जो है वो शुरू हो गई। इक्तदार के लिए हर किसी ने क्या किया? जंग शुरू कर दी। उसकी वजह ये है कि बहुत ही छोटी सी एज में बाबर को हुकूमत मिल गई थी
और उसके अंकल जो हैं, जो उसके चचा थे और ताया थे, उन्होंने इनके साथ जंगें करनी शुरू कर दी। कभी ये सल्तनत, कभी ये तख्त पे बैठ जाता था, कभी वो तख्त पे बैठ जाते थे। तो अभी यही जो है वो कशमकश जारी थी कि इन द मीन वाइल क्या हुआ कि दौलत खान लोधी, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये एक अनॉयड गवर्नर पंजाब था इब्राहिम लोधी का। यानी इब्राहिम लोधी के दरमियान में ना एक नाराज गवर्नर था इसका। उसने एक खत भेजा बाबर को, उसने इनवाइट किया। उसने कहा कि बाबर साहब, आप वहां पे कहाँ ख्वार हो रहे हैं, आप यहाँ आ जाएं इंडिया में। असल जो हुकूमत करने का मजा है वो तो यहाँ पर है। तो बाबर जो कि पहले ही स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज उसको कोई सल्तनत नहीं मिल रही थी, उसकी सल्तनत उसके चचाओं ने हथिया ली थी। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी फौज ली और बड़े सगीर की तरफ आ गया। तो और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर फिर जो है वो जंग होती है। ही ऑल्सो डिफीटेड राणा सांगा 1527। ये तो 1527 की बात है, पहले हम 1526 की बात करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। कौन सी बैटल है बच्चों? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, हमने कल भी पढ़ी थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इसमें बाबर जो है उसको फतह मिलती है, इब्राहिम लोदी जो है उसको डिफीट हो जाती है। फिर अगले साल जो 1527 में इसने राणा सांगा के खिलाफ भी एक जंग लड़ी 1527 में, जो कि रूलर था मेवाड़ का। मेवाड़ जो है ना, ये राजस्थान के और गुजरात के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल एक रियासत थी। ठीक है, ये इंडिया के साउथ में पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है ना, इस साइड पे एक रियासत थी मेवाड़। ये राजपूत थे ये भी। अगर आप लोगों ने किसी ने पद्मावत मूवी देखी हो तो उसके अंदर रियासत मेवाड़ का जिक्र होता है। अच्छा जी, इसके बाद बाबर का रूल कब से कब तक था? 1526 से लेके 1530 तक बाबर ने रूल किया, यानी सिर्फ 4 साल इसको मिले। कब पैदा हुआ ये भी सवाल पूछा जाता है। 4 फरवरी 1483 को। ये कहाँ पैदा हुआ? मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान। और जगह का नाम क्या था? फरगाना। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बाबर ओरिजिनली केम फ्रॉम विच प्लेस? तो ये फरगाना से आया था। फरगाना कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान। बाबर का मतलब क्या? टाइगर। वालिद का नाम क्या था? शेख उमर। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। बिकेम रूलर एट फरगाना एट द एज ऑफ 12। 12 साल की एज में रूलर बन गया। इसके चचा वगैरह थे, उन्होंने इससे हुकूमत छीन ली, कभी ये उनसे हुकूमत छीन लेता था। फौज तो थी दोनों के पास। रीच्ड इंडिया एंड फॉर्ड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। ठीक है, दौलत खान लोधी ने इसको बुलाया, यहाँ आके इसने इब्राहिम लोदी से जो है वो जंग की। और 21 अप्रैल 1526 को ये जंग शुरू हुई। इसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और इस तरह से इसने इब्राहिम लोदी की जो सल्तनत है उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फेमस बैटल ऑफ कनवा भी जो है वो इसने लड़ी। बैटल ऑफ कनवा इसका नाम था, जो कि राणा सांगा के खिलाफ इसने लड़ी थी। ये कब लड़ी थी? 1527। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है बाबर से रिलेटेड कि तज़्के बाबरी जो है वो क्या है? तो वो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त है, ये इसने खुद लिखी थी अपने बारे में। ठीक है, और ये किस जुबान में लिखी गई? टर्किश लैंग्वेज में। ये याद रखिएगा, बाबर की जो आप बीती है तज़्के बाबरी, वो टर्किश लैंग्वेज में है, तुर्की जुबान में है। एक और सवाल पूछा जाता है कि डाइड कहाँ पे डेथ हुई इसकी? आगरा में। कब? 26 दिसंबर 1530 में। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1526 से लेकर 1530 तक इसका इक़्तिदार रहा। और इसको कहाँ दफनाया गया? बाबुल में। इंटरेस्टिंगली जो है वो क्या है कि इसको यहाँ पे बरसगीर में दफनाने की बजाय, हालांकि यहाँ पे इनका हुकूमत थी, किंगडम था, इसको काबुल में दफनाया गया। ये भी सवाल पूछा गया कि क्यों दफनाया गया। उसकी वजह ये थी कि वो इसकी विल थी। इसकी विल का मतलब है क्या थी? वसीयत थी। इसने वसीयत ये की थी मरते वक्त कि मुझे बड़े सगीर में ना दफनाया जाए, बल्कि मुझे अफगानिस्तान में दफनाया जाए। तो काबुल में इसको दफनाया गया। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हुमायूं की। जब इसकी डेथ हो गई तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि दूसरा इसके बाद इसका बेटा आता है, जो दूसरा रूलर था वो था हुमायूं। अगर इसका टाइम पीरियड आप देखें तो वो फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, 1530 से 1540 तक, और उसके बाद 1555 से लेके 1556 तक। इसका मतलब है दरमियान में ये 15 साल का गैप है। अब ये 15 साल का गैप क्यों है, अभी बताता हूँ आपको। रियल नेम क्या था जी? नासिरुद्दीन। और कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? 1508 में पैदा हुआ, काबुल। सेंडेड थ्रोन, ठीक है, तख्त पे कब बैठा? 30 दिसंबर 1530 को। ठीक है, जब बाबर की डेथ हुई एट द एज ऑफ 23। बाबर जो है ना वो, चूंकि उसको 4-5 साल मिले, तो वो इस सारे एरिया में अपनी जो हुकूमत है उसको कंसोलिडेट नहीं कर सका। ठीक है, यानी इकट्ठा नहीं कर सका, एक मजबूत सल्तनत नहीं बना सका। तो उसकी वजह से हुमायूं का जो दौर था उसमें काफी ज्यादा मसले मसाइल रहे। सबसे पहले तो ये हुआ कि वो जो शेरशाह सूरी था, जो इनके अंडर ही काम कर रहा था, बाबर के अंडर, उसने उठ के क्या किया? बगावत कर। हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। एक बैटल ऑफ चौसा हुई सबसे पहले, अब 1539 में। अब इसने हुकूमत कब शुरू की? 1530 में। बैटल ऑफ चौसा हुई 1539 में, और बैटल ऑफ कनौज हुई 1540 में। इन दोनों जंगों में हुमायूं जो है उसको शिकस्त हुई और शेरशाह सूरी जीत गया। और ऐसा जीता कि हुमायूं ने भाग के यहाँ से अपनी जान छुड़ाई।
इसने गंगा रिवर के अंदर छलांग लगा दी और यहाँ पे एक एक माशकी था निजाम, उसने इसकी जान बचाई। माशकी का पता है ना, ये जो मशक के साथ पानी लगाया करते थे, मशकीजा होता था जिनके पास, तो ये दरिया में डूब रहा था गंगा रिवर में, उसने इसको बचाया। और इसके बाद ये कहाँ चला गया, ये पर्शिया चला गया, यानी फारिस चला गया, यानी ईरान चला गया। वहां का जो रूलर था ना, शाह ऑफ थमस और वन इसका नाम था, ठीक है, ये इसके पास चला गया। यहाँ जाके इसने पनाह ले ली, 15 साल इसने यहाँ एग्जाइल में गुजारे। जब इसने देखा कि अब सूरी सल्तनत कमजोर हो गई है, तो शाह की मदद से वापस आया और आके इसने यहाँ पे दोबारा फिर इक्तदार पे कब्जा किया 1555 में। इसीलिए आप देखेंगे कि इनके इसके जो इक्तदार है उसके दरमियान में 15 साल का गैप है, ये दरमियान में सूरी डायनेस्टी आ गई। फिर 1555 में इसने अपना इक्तदार जो है वो दोबारा रीगेन किया, 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। तो मुगल पीरियड ब्रेक जो है वो कब से कब तक है, अभी मैंने आपको बताया 1540 से 1555। किसकी वजह से, शेर शाह सूरी की वजह से। ही गॉट बैक हिज सल्तनत फ्रॉम द हेयर्स ऑफ, हेयर्स मतलब वारसीन। शेरशाह सूरी के जो वारसीन थे वो इतने ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं थे, शेरशाह सूरी बड़ा स्ट्रांग किस्म का हुक्मरान था। तो 1555 में इसने अपनी सल्तनत वापस ली और 1556 में सीढ़ियों से गिर के इसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जाता है कि हुमायूं की डेथ कैसे हुई है, सीढ़ियों से गिर के, याद रखिएगा। तो बच्चों, हुमायूं की डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर अगला रूलर आ जाता है। अब हुमायूं के बारे में कुछ और क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। शेरशाह सूरी कब फौत हुआ, ये भी सवाल पूछा जाता है। 1545। रीगेन्ड हिज एम्पायर, हुमायूं ने अपना एम्पायर कब वापस लिया, 1555 में। किसकी मदद से, पर्शिया की मदद से, ईरान की मदद से। पर्शिया जो है ना वो शुरू से जो है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर रहा और बड़े जंगजू किस्म के लोग रहे हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि जो बरसगीर के लोग हैं वो भी वैसे ही हैं जैसे पर्शिया के लोग हैं, या पर्शियन भी वैसे ही हैं जैसे बरसगीर के लोग हैं। तो यहाँ पे दे आर पोल्स अपार्ट, इनका आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 15 साल के बाद जो है वो इसने क्या किया, अपना अपना इक़्तिदार वापस लिया। 1556 में इसकी डेथ हो जाती है, सीढ़ियों से ये गिरता है। और बरिड कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे दफन है, दिल्ली में। ये सवाल पूछा जाता है कि हुमायूं कहाँ दफन है, दिल्ली में। एच से हुमायूं, और दिल्ली के अंदर भी ये एच मौजूद है, याद रखिए। हिज टॉम्ब वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हिज फर्स्ट वाइफ बेगा बेगम। इसका जो मकबरा है इसकी पहली बीवी बेगा बेगम ने बनाया था, जिसका नाम हाजी बेगम भी था, उसको हाजी बेगम भी कहते थे। फिर क्या हुआ जी, इसने हुमायूं नामा लिखा, ठीक है, लेकिन ये इसने खुद नहीं लिखा था। हुमायूं नामा इसकी स्टेप सिस्टर ने लिखा था, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। और ये किस जुबान में था, पर्शियन लैंग्वेज में था। बाबर का जो जो आप बीती थी वो उसकी खुद नविश थी, ऑटोबायोग्राफी थी, जो कि उसने खुद लिखी थी, ठीक है। ये जो है ये इसकी सवाने उमरी थी, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी, और ये पर्शियन लैंग्वेज में थी। तस्के बाबरी जो है वो किस जुबान में था, वो टर्किश लैंग्वेज में था। हुमायूं नामा किस जुबान में है, पर्शियन लैंग्वेज में, याद रखना है आप। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टेड पुराना किला दिल्ली इसने बनवाया। हुमायूं का टॉम जो है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर। और हुमायूं नामा इज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ये पर्शिया नहीं है बल्कि पर्शियन लैंग्वेज है। बच्चों, इसके बाद शेर शाह सूरी का जो दौर गुजरा है 15 साल का, उसकी बात कर लेते हैं। असल नाम क्या था, ये सवाल पूछा जा चुका है। शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था, फरीद खान। बॉर्न कहाँ पैदा हुआ, ससाराम बिहार, एक इंडिया में एक जगह है यहाँ पर। ही हैड बीन इन सर्विस ऑफ बिहार खान लोहानी, ये एक यहाँ पे एक रूलर गुजरा है, बिहार खान लोहानी। इंडिपेंडेंट रूलर था, अपनी एक छोटी सी स्टेट थी उसके पास, उसके अंडर भी काम करता रहा। इसी तरह से ये बाबर के अंडर भी काम करता रहा, लेकिन जैसे बाबर की डेथ हुई तो इसने हुमायूं की छुट्टी करवा दी। डाइड इन 1545, 1545 में डेथ हो गई। अच्छा, इसके बारे में कुछ मशहूर चीजें भी हैं। इसने जीटी रोड बनवाई। अच्छा, जीटी रोड के बारे में पूछा जाता है कि जीटी रोड का क्या मतलब है। जीटी रोड कुछ लोग जनरल ट्रांसपोर्ट रोड कह देते हैं इसको। बच्चों, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, ग्रैंड ट्रंक। ये चिटागोंग से काबुल तक जाती थी, ठीक है। चिटागोंग यानी कि बांग्लादेश से स्टार्ट होती थी और काबुल तक ये चली जाती। रोहतास फोर्ट इसने बनाया, जेहलम में, अभी भी मौजूद है, ठीक है। और कब बनवाया, 1541 में। तारीख शेर इसके बारे में लिखी गई, अहमद सुरवानी जो है उसने ये लिखी थी, तारीख शेर। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। इसके बाद सेट टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न रुपी सिस्टम, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, रुपए का निजाम जो है वो इसने यहाँ पे मुतारिफ करवाया बड़े सगीर में। ओवरऑल ही वाज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। सूरी रूल खत्म कैसे हुआ, कहता आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह 6 मोर रूलर जो है वो आए और आके गुजर गए यहाँ से। सिकंदर शाह जो है वो आखिरी रूलर था, उसको हुमायूं ने शिकस्त दे दी, ठीक है, 1555 में। इसके बाद ना इसका एक जनरल था, ठीक है, उसका नाम था आदिल शाह। उसने हुकूमत संभाल ली, कुछ इलाके उसने संभाल लिए। सेवंथ रूलर ऑफ सूरी डायनेस्टी, ठीक है। सिकंदर शाह तो जो है उसको डिफीट हो गई। उसके बाद आदिल शाह जो है उसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, लेकिन वो भी नहीं टिक सका। कैसे कि उसने, आदिल शाह जो है ना, उस आदिल शाह का जनरल था हीमू, हु हैड बीन अनाउंस्ड हिज रूल आफ्टर डिफीटिंग अकबर्स मुगल फोर्स
इन 1556 एट बैटल ऑफ दिल्ली। अब अकबर की जो फोर्सेस हैं उसको लीड कर रहा था बैरम खान। अकबर की तो एज ही 12 साल, ठीक है। तो पहली जब जंग हुई है ना हेमू की बैरम खान के साथ, तो उसमें बैरम खान जो है वो शिकस्त हुई है उसको। हेमू जो है वो जीत गया है, ठीक है। क्योंकि सूरी रूल का क्या था, इनका जनरल था, एक इनका कमांडर समझ। ये थी बैटल ऑफ दिल्ली 1556 में। तो बैरम खान जो है वो एक बहुत बड़ा जंगजू था, ठीक है। ये और ये क्या था, ये अकबर का कमांडर था। तो इसको ये बड़ा फील हुआ, इसने दोबारा हमला किया अगले महीने। और इसको कहते हैं सेकंड वॉर ऑफ पानीपत। ये पानीपत की दूसरी जंग है। वो उसमें क्या लिखा जाता है आमतौर पे, अकबर किस किस के दरमियान लड़ेगी वर्सेस हेमू। असल में अकबर जो है वो तो 12 साल का था उस जमाने में। तो इसकी जगह पे कौन लड़ रहा था, बैरम, जो कि इसका गार्डियन भी था, ठीक है। और हेमू जो है वो आदिल शाह का कमांडर था, आदिल शाह का कमांडर है। तो ये इस तरह से ये जंग हुई। ये सेकंड वॉर ऑफ या सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, जो कि 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई। और इस जंग में अकबर की फौजों को फतह हासिल हुई और उसके साथ ही सूरी रूल जो है वो खत्म हो गया। अब अकबर की बात करते हैं जी। अकबर पावर में आ गया। अकबर कहाँ पैदा हुआ, उमरकोट में। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन मीरपुर खास है, और प्रोविंस कौन सा है, सिंध है। आदिल शाह बेटा ये इनका कमांडर था। ये क्या था, सूरी डायनेस्टी के अंदर ये कमांडर था। अभी बता दे, सिकंदर शाह सूरी जो है ना, असल में उसको डिफीट हो गई पहले ही। हुमायूं ने जो है उसको शिकस्त दे दी 1555 में। कुछ इलाके उससे काबू कर लिए। अब जो लास्ट था ना वो आदिल शाह था, ठीक है। आदिल शाह जो है वो क्या था, वो भी इन्हीं की डायनेस्टी में से था। सिकंदर शाह का शायद भाई था या कुछ और था। लेकिन इसने आगे जो है वो अपना एक जनरल था हेमू, इसको जंग में आगे किया हुआ था, ठीक है। तो हेमू जो है वो इसको प्रेजेंट कर रहा था, जंग में रिप्रेजेंट कर रहा था। उसकी जंग थी अकबर की फौजों के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इलाके जो है वो आदिल शाह ने काबू किए हुए थे। आदिल शाह जो है वो क्या था, वो भी सूरी डायनेस्टी का ही एक रूलर था, आखिरी रूलर था। अकबर के बारे में बात करते हैं जी। अकबर कौन था, कैसे आ गया यहाँ तक। अकबर पैदा होता है उमरकोट में। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है आजकल, मीरपुर खास डिवीजन का नाम है। और प्रोविंस कौन सा है, सिंध है। पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सबसे लंबा टाइम पीरियड भी अकबर का है। क्राउंड, कब उसने अपना तख्त संभाला और जो है वो ताज पहना, 14 फरवरी 1556 को, एट द एज ऑफ 13। 13 साल की सिर्फ एज थी। कलानौर जो है वो जगह का नाम था, गुरदासपुर इंडिया में, जहाँ पे जो है वो अपने इसने तख्त संभाला। गार्डियन कौन था, बैरम खान, जो कि इसका गार्डियन भी था और इसका कमांडर भी था। तो बैरम खान जो है ये बड़ा लॉयल बंदा था। अगर ये चाहता तो अकबर की जो एज थी 13 साल की, तो उसमें ये हुकूमत पे कब्जा भी कर सकता था। लेकिन बैरम खान जो है वो उसने वफादारी की, ठीक है, उसने गद्दारी नहीं। ही डिफीटेड हेमू, इसने हेमू को डिफीट भी किया बैरम खान ने। ये लास्ट जनरल ऑफ सूरी डायनेस्टी, आदिल शाह का जो लास्ट, ये सूरी डायनेस्टी का लास्ट जनरल था ना आदिल शाह, उसका उसका कमांडर था हेमू, ठीक है। तो एक तरफ जो है वो आदिल शाह की फौजें थी जिसको हेमू लीड कर रहा था। अब ये मैं जरा आपको थोड़ा सा इस तरह बता देता हूँ। आदिल शाह, असल जंग तो आदिल शाह वर्सेस अकबर में थी ना। आदिल शाह की तरफ से कौन था, हेमू, ठीक है। अकबर की तरफ से कौन था, बैरम खान, बैरम खान। तो ये इस तरह से ये जंग हुई, ठीक है। और इस जंग में किसको फतह हासिल हुई, इसमें बैरम खान को, यानी अकबर की फौजों को फतह हासिल। और ये इस जंग को जो है वो पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। 1556 में ये लड़ी गई। पेटीकोट गवर्नमेंट क्या होती है, 2 साल तक, चूंकि अकबर छोटा था तो उसकी एक फोस्टर मदर थी जिसका नाम था मोहम आगा। वो जो है वो हुकूमत के मामलात चलाती रही, ठीक है। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको कोई फीमेल चला रही है उसे क्या कहते हैं, उसे पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है। ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको कोई फीमेल चला रही होती है उसे क्या कहते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे पंजाब के अंदर आप कह सकते हैं कि ये पेटीकोट गवर्नमेंट है। 1560 से लेके 1562। फिर अकबर ने क्या किया, जब अकबर ने होश संभाला तो इसने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस किए, किसके साथ, उस वक्त के राजपूतों के साथ। मैट्रिमोनियल अलाइंस, ये क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा, अब ये आपको स्क्रीन शो हो रही है, मैट्रिमोनियल मतलब शादियां। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों नो। की, नहीं हो रही, एक मिनट। यस, हो रही है। हो गई, ठीक है। बेटा मैट्रिमोनी शादी को कहते हैं। अकबर ने क्या कहा, उसने ये सोचा कि अब मैंने जंग करने की बजाय, राजपूतों से जंगे करने की बजाय उनके साथ रिश्तेदारियां कर लेनी है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि राजपूतों की जो खवातीन है उनके साथ शादियां करनी शुरू कर, और उसकी वजह से इसकी सल्तनत जो है वो बहुत मजबूत हो। तो बिहारी मल जो है वो पहला राजपूत हुक्मरान था जिसने अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ कर दी। अकबर जो है ना वो बड़ा लिबरल किस्म का बंदा था।
और इसका ज्यादातर उठना बैठना जो है वो हिंदुओं के साथ था, शादियां इसकी हिंदुओं में हो गई। तो उसके बाद तो उसके बाद क्या हुआ कि अकबर की जो सोच है वो भी बड़ी लिबरल हो गई। अब लिबरल सोच का क्या नतीजा निकला अभी मैं आपको बताऊंगा। अकबर ने क्या क्या कंक्वेस्ट किए। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये जीत गया, ठीक है। दिल्ली, आगरा, अजमेर, ग्वालियर, जौनपुर 1561 में इसने फतह कर लिया। बंगाल को 1576 में, कश्मीर को 1586 में, कंधार को 1595 में, इसी तरह से दक्कन जो है उसको 1600 में, और कंप्लीट रूल ओवर इंडिया जो है इसका हो गया 1602 में। यानी पूरे इंडिया के ऊपर इसका रूल हो गया, जो कि वो तमाम इलाका जो कि पाकिस्तान है, इंडिया है और बांग्लादेश है, इस सारे एरिया के ऊपर इसका रूल था। इस लिहाज से देखा जाए तो अकबर एक बहुत ही पावरफुल रूलर था, और उसमें बहुत बड़ी जो रीजन है वो इसके मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं। इसके बाद इसने क्या किया, इसने मनसबदारी निजाम जो है वो शुरू किया। मनसबदारी निजाम क्या था, ये बड़ा एक जबरदस्त सिस्टम था बच्चों। मनसबदारी निजाम में इसने क्या किया कि इसने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मनसब अदा किए। मिसाल के तौर पे कहते थे जी, एक बंदा था वो, उसको कहता था कि आप जो है वो 1000 मनसबदार हैं, ठीक है, 1000 दर्जे के मनसबदार। ये जो 1000 मनसबदार है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसको जमीन देगी, यानी अकबर जो है वो इसको जमीन देगा काश्त करने के लिए। उसके बदले में इसने क्या करना है, 1000 सोल्जर और 1000 हॉर्सेस, इसकी एक फौज बनानी है, एक आर्मी बनानी है अपने पास। और जब भी अकबर को जरूरत होगी ये आर्मी जो है वो हाजिर होगी। समझ आ गई? अच्छा, अब कोई 500 का मनसबदार था, कोई 100 का मनसबदार था, कोई 5000 का मनसबदार था, जो जितना स्ट्रांग था अकबर ने उसके हिसाब से उसको मनसब दे दिए। अगर किसी की मनसबदारी इंक्रीज होती थी ना, यानी कि 500 से 1000 हो जाता था, इसका मतलब ये था कि उसको मजीद जमीनें भी मिलती थी, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने अपनी फौज भी बढ़ानी होती थी, अपने अपने जो घोड़े हैं उनको भी इंक्रीज करना होता था। तो इस तरह देखते देखते एक तो जमीनें जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई, जो बंजर जमीनें पड़ी थी वो काबिले काश्त हो गई, और उसके साथ ही अकबर के पास जो है वो फौजें बन गई। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन थी जिसकी वजह से अकबर जो है उसने इतना लंबा अरसा रूल किया और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को यहाँ से चलाया। तो ये था बच्चों मनसबदारी का निजाम। इसके बाद इसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी एक वॉल्ड सिटी बनाई। वॉल्ड सिटी का मतलब ये है के चारों तरफ जो है वो दीवारें थी और सिटी उसके अंदर था, आगरा के अंदर ही थी, और उसको फिर अपना कैपिटल बनाया उसने। इसके बाद इसने एक रिचुअल, एक रस्म थी यहाँ पे सती की, वो खत्म कर दी। सती से पहले क्या होता था कि हिंदुओं में ये रिवाज था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी साथ ही जला दिया जाता था। ये रस्म इसने खत्म कर दी। इबादत खाना इसने बनाया। अकबर की ये सोच थी कि ये जो रिलीजन है ना यहाँ पे, इस्लाम जो रिलीजन है उसको अब चेंज होने की जरूरत है, इस्लाम बहुत पुराना हो गया। तो उसने क्या किया कि उसने एक इबादत खाना, एक ऐसी प्लेस बनाई जहाँ पे तमाम रिलीजन के लोग इकट्ठे होते थे और अपने अपने रिलीजन की जो खासियतें हैं, जो उसकी अहम चीजें हैं वो बताते थे, ठीक है। यानी उस पर डिस्कशन होती थी, हर कोई जो है वो अपने रिलीजन के डूज एंड डू नॉट्स जो है वो वहां पे बैठ के डिस्कस करता था। कब? 1571 में फतेहपुर सीकरी के अंदर, वही वॉल्ड सिटी जो कि आगरा के अंदर बनाई गई। दीन इलाही इसने इंट्रोड्यूस करा दिया। ले भी एक और जो है वो इसने काम किया 1582 में। बीरबल ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसको इसको जो है वो पूरी तरह इसका जो है वो रिबट्टल दिया शेख अहमद सरहंदी ने, जिनको मुजद्दद अलिफ सानी भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये दीन इलाही क्या था, अगली जो स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगा। और इसने क्या किया, शिफ्टेड कैपिटल टू लाहौर। कैपिटल जो है वो लाहौर शिफ्ट कर दिया दिल्ली से 1585 में, ठीक है, और 14 साल तक यहीं पे रहा। और उसके बाद फिर इसने बाद में आगरा में शिफ्ट कर दिया 1599 में, 1599 में। अच्छा भाई, मनसबदारी निजाम क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। मनसबदारी निजाम जो है वो राजा तोदरमल जो था, ठीक है, ये रेवेन्यू मिनिस्टर था इसका, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये क्या था कि ये रेवेन्यू मिनिस्टर था। रेवेन्यू मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे वजीर खजाना होता है ना, वैसे रेवेन्यू मिनिस्टर होता है। तोदरमल जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर शेरशाह सूरी के दौर में भी रहा है, बड़ा काबिल आदमी था राजा तोदरमल। अकबर का दीन इलाही क्या था, इसकी क्या खसूसियात थी, ये भी बता देता हूँ। अकबर वॉज अ लिबरल पर्सन एंड बिलीव्ड दैट नो रिलीजन इज परफेक्ट। कहता कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं है, ठीक है, हर रिलीजन के अंदर खामियां मौजूद है। तो उसने एक इबादत खाना बनाया। पर्पस क्या था कि हर रिलीजन के ऊपर बैठ के वहां पे डिस्कशन की जाए। ओपनली आप किसी भी रिलीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते थे, इसलिए ये जगह बनाई गई। उलमा जो है ना वो इतने इफेक्टिव नहीं थे अकबर के दौर में कि वो उसको सिखा सकते हैं। दूसरी वजह ये थी कि अकबर ज्यादातर जो है इसकी जो बीवियां थी वो भी हिंदू थी, और ज्यादातर हिंदुओं के जो है वो जेर असर रहा। तो अकबर जो है उसकी सोच भी जो है वो बड़ी ओपन थी। अकबर एज्यूम दैट नो रिलीजन इज परफेक्ट, ठीक है, और उसने ये कहा कि एक नए रिलीजन की जरूरत है। क्या है? एक नए दीन की जरूरत है। इसने क्या किया, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, इनको मिला के एक नया रिलीजन बना दिया जिसका नाम था दीन इलाही। है अब दीन इलाही में क्या किया उसने, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रिलीजन,
अकबर ने कहा कि बादशाह जो है ना वो खुदा का साया है, अकबर इज द शैडो ऑफ। इसके बाद इसने ये कहा कि सजदा जो है वो भी बादशाह को किया जा सकता है। इसके अलावा इसने ये कहा कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम की जगह क्या होगा, अल्लाह अकबर और जल्ला जलालुहु। इसके अलावा इसने ये भी जो है वो जरूरी करार दे दिया कि तमाम लोग जो हैं वो सुबह सूरज के सामने खड़े होकर उसकी इबादत करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं इसने दीन के अंदर ऐड कर दी। कुछ हिस्टोरियन जो है ना वो कहते हैं कि ये एक अलहदा से दीन नहीं था, बल्कि एक सोशल ऑर्डर था, जिसका पर्पस ये था कि लोग जो है वो मुत्तहिद रहे। तो यानी लोगों को मुत्तहिद रखने के लिए अकबर ने दीन तक को तब्दील कर दिया। लेकिन हजरत मुजद्दद अल अफ़सानी जो है उन्होंने पूरी तरह से जो है वो इनको रिबट्टल दिया, ठीक है, और उन्होंने अपना पूरा पूरा रिएक्शन दिया। और इस सारे जो दीन इलाही का ये जो एक सिस्टम था, इसके खिलाफ उन्होंने भरपूर जद्दोजहद की। अकबर ने और क्या किया जी, जिजिया जो है उसको अबॉलिश कर दिया 1579 में। जिजिया बच्चों एक तरह का टैक्स होता है जो उस जमाने में नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, टैक्स टू नॉन मुस्लिम। अगर मुस्लिम स्टेट के अंदर जो नॉन मुस्लिम रहते हैं ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी जो है वो मौजूद था जिजिया। उसके बाद जॉन मिल्डन हॉल एम्बेसडर था क्वीन एलिजाबेथ का, वो अकबर के दौर में यहाँ पर आया, ठीक है, और उसने ट्रेड परमिशन ली कि हम लोग जो है वो यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं। ये वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपने पर फैला रही। अच्छा भाई बच्चों, 1 मिनट हमारे पास रह गया है, मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और आपने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। आज जो है वो हम ग्रेटर मुगल्स को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। हम मेजर माइलस्टोन्स देख रहे थे अकबर के दौर में कौन कौन से अचीव हुए। टोबैको इंट्रोड्यूस करवाया गया जी इंडिया में पहली बार पुर्तगीज की तरफ से, ठीक है। इसी तरह से 1605 में इसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू डायरिया। सिकंदरिया में जो है, आगरा के अंदर एक जगह है सिकंदरिया, यहाँ पे इसको दफना दिया जाता है। और इसने क्या कुछ बनाया जी, रेड फोर्ट बनाया इसने आगरा में। 1565 में लाहौर फोर्ट यानी जिसको किला लाहौर कहा जाता है वो 1566 में बनाया गया। अकबर के 9 रत्न जो है वो बड़े फेमस है, इनके बारे में भी बाज़ बात क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अबुल फजल ये कोर्ट का पोइट था, राइटर भी था अकबरनामा का, ठीक है। अकबरनामा किताब इसने लिखी थी। आईने अकबरी भी इसी ने लिखी थी। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अकबरनामा किसने लिखी, आईने अकबरी किसने लिखी, ठीक है। अबुल फजल क्या था, ठीक है, कोर्ट पोइट था एक्चुअल में। फैजी कौन था, पूरा नाम था जी शेख अबुल फैज इब्ने मुबारक। ये अरेबिक का पोइट था और अकबर की शूरा का मेंबर भी था, यानी इसकी कैबिनेट का मेंबर था। अच्छा, अकबर के 9 रत्न कौन से थे? 9 का मतलब 9 है, रत्न का मतलब है हीरे। अकबर के 9 हीरे थे। 9 हीरों का क्या मतलब है, ये कैबिनेट थी बेसिक, यानी कि 9 काबिल तरीन लोगों पर मुश्तमिल इसने कैबिनेट बनाई थी, जिसपे आमतौर पर ये जिनके साथ ये मशवरा किया जाता था और इनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। एल्डर ब्रदर था ये जी अबुल फजल का। ये जो फैजी है ये अबुल फजल का एल्डर ब्रदर था। तानसेन था इसके अलावा, तानसेन का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। ये कौन था जी, ये स्टेट म्यूजिशियन था, ये बहुत बड़ा म्यूजिशियन था तानसेन। रियल नेम क्या था, रमतानो पांडे। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। टाइटल क्या था इसका, इसका टाइटल था मियाँ। अकबर इसको क्या कहता था, मियाँ कहता था, मियाँ तानसेन। राजा मान सिंह था जी, ये जनरल था अकबर का और अकबर ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। इस तरह से अब्दुल रहीम खाने खाना था, ये हिंदी का पोएट था और अपने दोहे वगैरह जो है ना, डोडे माइये जिनको कहते हैं, उनकी वजह से ये बड़ा फेमस था। और कौन था जी, फकीर अजीजुद्दीन था, ये रिलीजियस फिगर थी अकबर के कोर्ट की। इसी तरह से बीरबल था, ये अकबर के बड़ा करीब था, अकबर का वजीर भी इसको कहा जाता है। असल नाम इसका महेश दास था, ये एक पोएट था, फोक स्टोरी क्रिएटर था और इसका कमांडर भी था। मुल्ला दो प्याजा ये भी एडवाइजर था अकबर का, मुशीर समझ ले। देयर इज अ कंट्रोवर्सी ओवर हिज एक्चुअल प्रेजेंस इन अकबर्स कोर्ट। कुछ लोग कहते हैं ये था कोर्ट में, कुछ लोग कहते हैं नहीं था। मैनी जोक्स आर अटैच्ड टू हिम। इसके ऊपर ना, जैसे मुल्ला नसीरुद्दीन के ऊपर बहुत सारे जोक्स बने हुए हैं, वैसे मुल्ला दो प्याजा के ऊपर भी जोक बने हुए। हालांकि जो है वो ये एक बड़ा सीरियस आदमी था और बड़ा सेंसिबल बंदा था। राजा तोदरमल की बात करते हैं तो ये रेवेन्यू मिनिस्टर था, यानी फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का। तो ये 9 बंदे जो हैं इनको 9 रत्न कहा जाता था। अच्छा भी, इसके बाद अदर फेमस पीपल अराउंड अकबर और कौन कौन से थे जी, एक पेंटर था अब्दुल समद खान, ये 9 रत्न में तो नहीं था, ठीक है, लेकिन ये अकबर के दरबार का हिस्सा था। इसी तरह अब्दुल लतीफ था, ये एक रिलीजियस पर्सन था, समझ ले मुफ्ती था उस जमाने का, और ये भी जो है वो अकबर के दरबार का हिस्सा था। लेकिन ये दोनों 9 रत्न नहीं थे। अकबर के बाद जब अकबर की डेथ हो गई तो उसके बाद उसका बेटा आ गया जहांगीर, जिसको शहजादा सलीम भी कहते हैं, जिसको शेखू भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, जहांगीर है, मोहम्मद सलीम और शेखू। असल नाम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। पैदा कब हुआ, 29 अगस्त 1569 को, फतेहपुर सेकरी आगरा में। डेथ कहाँ पे हुई, राजौड़ी में। ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक इलाका है राजौड़ी। 28 अक्टूबर 1627 बरिड। कहाँ पे जो है वो ये दफन है, शादरा लाहौर में। शादरा लाहौर में अगर कोई गया हो ना तो वहां पे उसने मकबरा जहांगीर जरूर विजिट किया होगा, जिसको बाद में
शाहजहां ने बनाया था, जो कि जहांगीर का बेटा था। इसकी मदर का क्या नाम था? मरियम उज जमानी। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। शी वॉज द डॉटर ऑफ राजा अंबर, ठीक है। अंबर का राजा था बिहारी मल, उसकी ये बेटी थी। कौन? ये मरियम उज जमानी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अकबर ने जो है वो राजपूत खवातीन जो है उनसे शादियां की थी, राजपूत शहजादियों से शादियां। अच्छा, इसको शहजादा सलीम भी कहा जाता है, शेखू भी कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। असेंडेड थ्रोन ऑन 8th डे ऑफ हिज फादर अकबर डेथ, अकबर की डेथ के 8वें दिन ये तख्त पर बैठ गया। जहांगीर की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं? मैरिज विद नूरजहां, ठीक है, 1611 में। असल नाम नूरजहां का था मेहरुन्निसा। असल में जहांगीर जो है वो बड़ा इनकॉम्पिटेंट सा बंदा था, तो सारे के सारे इसके दौर में जो स्टेट के अफेयर थे वो नूरजहां ही चलाते। कंधार जो है वो इसके हाथ से चला गया। जारी बात, एक वीक रूलर था 1622 में, ठीक है। एक पर्शियन किंग था शाह अब्बास, उसने उस पर कब्जा कर लिया। इसने ब्रिटिशर को भी ट्रेड फैसिलिटी दे दी, उनको अलाउ कर दिया कि आए आके यहाँ पर जो है वो अपनी फैक्ट्रियां बना ले। तो सर थॉमस रॉय जो हैं वो उन्होंने विजिट किया ब्रिटिश मोनार्क जेम्स वन की तरफ से, ठीक है। और 1615 की ये बात है। रिबेल जो है इनके दौर में शुरू हो गई, यानी बगावतें शुरू हो गई। इसके अपने बेटों ने भाई बगावतें शुरू कर दी। एक का नाम खुसरो था, दूसरे का नाम था खुरम, ठीक है। खुरम ये वही है जिसका नाम असल में शाहजहां था, ठीक है। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब बादशाह सलामत जिंदा है और बच्चे जो हैं वो इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। अंदाजा करेंगे कितनी बड़ी बदकिस्मती। जहांगीर ने क्या किया? परमिट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो फैक्ट्री लगा ले 1613 में सूरत गुजरात में। और यहीं से इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश एम्पायर को अपने पांव जमाने का मौका दिया बरसगीर में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो ट्रेड के लिए आई थी, स्पाइसेस की ट्रेड के लिए, मसाला जात है ना इनकी ट्रेड के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने क्या किया, यहाँ पे शुरू में ट्रेड शुरू की सिल्क की, कॉटन की, इंडिगो डाई, जिसको नील कहते हैं, कपड़ों को देने वाला नील होता है ना, ये वाला। इसकी नील किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जो डेनिम होती है ना, जीन्स होती है, जीन्स जो हम पहनते हैं ब्लू कलर की, तो ये जीन्स को कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बरसगीर इसकी बहुत बड़ी मार्केट था। टी जो है उसकी ट्रेड की उन्होंने, ओपियम की ट्रेड की। ओपियम इस इलाके में अफीम जिसको कहते हैं, अफीम जो है वो बहुत ज्यादा मिलती थी, खास तौर पे ये जो हमारे ट्राइबल एरियाज वगैरह हैं यहाँ पर। 1615 वो अफगानिस्तान तो खैर अफीम के लिए जन्नत थी उस जमाने में भी। 1615 की बात करें तो थॉमस रॉय जो है वो एम्बेसिडर था। इसने इंपीरियल परमिशन यानी कि रॉयल परमिशन जो है वो इसने हासिल कर ली मुगल एम्पायर से। पूरे ऑल अक्रॉस मुगल एम्पायर के कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। पहले सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली, उसके बाद फिर उनको अक्रॉस मुगल एम्पायर कहीं पर भी फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिल गई। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो आके उन्होंने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। हिरन मीनार इसने बनाया जी, शेखुपुरा में अभी भी मौजूद है। शालीमार गार्डन्स, लेकिन कश्मीर वाले, लाहौर वाले नहीं, ठीक है, कश्मीर वाले शालीमार गार्डन्स। जंजीरे अदल इसने लगाई हुई थी अपने दरबार में। अगर किसी को, किसी फरियादी को अदल की जरूरत होती तो वो आके उसको खींचता था, तो वहां पर घंटी बजती थी और बादशाह को पता लग जाता था कि कोई फरियादी आया। तस्के जहांगीरी जो है वो इसने लिखी। ये सेल्फ रिटन ऑटोबायोग्राफी थी इसकी, और ये पर्शियन लैंग्वेज में है। याद रखिएगा, जहांगीर की ये जो सेल्फ रिटन ऑटोबायोग्राफी है वो तस्के जहांगीरी है और ये पर्शियन लैंग्वेज में है। जहांगीर के इरा में और क्या हुआ जी? सिख गुरु अर्जुन जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है उनको सजाए मौत दे दी गई। उसकी वजह क्या थी? इसका बेटा था खुसरो, जो कि रिबेल कर रहा था, यानी कि बगावत कर रहा था, और ये जो गुरु अर्जुन है ये उनका साथ दे रहे थे, ठीक है। ये सिखों के गुरु है। सिखों के ना कुछ किताबों में 12 और कुछ किताबों के मुताबिक 13 गुरु गुजरे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि कुछ जो 13 वाले हैं वो ये कहते हैं कि 12 गुरु थे, और 13वीं जो है वो उनकी किताब है जिसका नाम है ग्रंथ साहब, ठीक है। इनकी जो मुकद्दस किताब है ना, जैसे हमारी किताब है कुरान पाक, तो इनकी जो मुकद्दस किताब है उसका नाम है ग्रंथ साहब, ये उसको गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। उसके बाद है जी फर्स्ट डच फैक्ट्री। डच बच्चों किसे कहते हैं? ऐसी चीज जिसका ताल्लुक नेदरलैंड से हो ना, ठीक है, नेदरलैंड एक कंट्री है, उससे हो, उसको क्या कहते हैं? उसको डच कहा जाता है। वो भी यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई 1605 में, जब उन्होंने नेदरलैंड वालों ने देखा कि जब ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये जा जाके फैक्ट्रियां बना रहे हैं, तो हम भी जाके थोड़ा बहुत जो है वो फायदा हासिल कर लें। तो एक जगह थी मसूलीपट्टनम, यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने फैक्ट्री लगा ली। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मेवाड़ वाज अटैक्ड बाय जहांगीर। मेवाड़ के ऊपर जो है वो इसने हमला कर दिया। जिन लोगों के साथ अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे उनके ऊपर जहांगीर ने क्या किया? हमले करने शुरू कर दिए, ठीक है। और राजा अंबर सिंह डिफीटेड देयर, और राजा जो है ना अंबर का, उसको डिफीट हुआ, ठीक है। मेवाड़ का जो राजा था अंबर सिंह उसका नाम। लेकिन जी इसके बाद आ जाता है शाहजहां। शाहजहां का टेन्योर है 1628 से लेकर 1658 तक। 1592 में ये पैदा होता है लाहौर में। असल नाम क्या था इसका ये पूछा जा चुका है। प्रिंस खुरम नाम था इसका। मदर का नाम था जगत गोसेन या फिर बल्कीस मकानी, और ये राजपूत प्रिंसेस थी मेवाड़ की। और उसके बाद डाइड, इसकी डेथ कब होती है? 22 जनवरी 1666 को आगरा फोर्ट, आगरा में। बेरिड कहाँ पे जो है ये दफन है? ताजमहल आगरा में। अब ये ताजमहल भी इसी ने बनवाया था,
क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, अभी देखते हैं। ले जी, ताजमहल बनाया उसने बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ अर्जुमंद बाई, या मुमताज महल की याद में, टू होम ही मैरिड एज एट द एज ऑफ 22। 22 साल की एज में इसकी शादी हुई थी मुमताज महल के साथ। शी डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी। उसके बाद गेंड कंधार बैक थ्रू डिप्लोमेसी, बट कंधार जो है वो चला गया था, सारी बात आपको मैंने बताया, जहांगीर के दौर में, लेकिन इसने कंधार को वापस ले लिया, लेकिन फिर पर्शियन किंग ने उस पर कब्जा कर लिया। पीकॉक थ्रोन जो है वो इसके दौर का बड़ा मशहूर है। ये मोर के पंख से बना हुआ जो है वो एक बहुत बड़ा तख्त था जिसके ऊपर ये बैठा करता था। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि कौन से बादशाह का था। ग्रेट फेमिन आया इसके दौर में, यानी बहुत बड़ा कहत पड़ा बंगाल में और गुजरात में 1630 से 1632 के दरमियान में। वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ी गई थी 4 प्रिंसेस के दरमियान में, ठीक है। इसके दौर में इसके 4 बेटे आपस में लड़ रहे थे। शाहजहां स्पेंट हिज 8 years इन प्रिजन इन आगरा फोर्ट बाय हिज सन औरंगजेब आलमगीर। अब जो औरंगजेब आलमगीर है उसको इन 4 प्रिंसेस में फतह हासिल होती है, ठीक है। औरंगजेब को वो क्या करता है, एक दो हुकूमत पे कब्जा कर लेता है और अपने बाप को नजरबंद कर देता है, यानी शाहजहां को नजरबंद कर देता है प्रिजन में, आगरा फोर्ट। और जिंदगी के आखिरी 8 साल जो शाहजहां साहब है उन्होंने वहीं पे गुजारे। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इक्तदार जो है वो कितनी जालिम चीज है। शाहजहां ने क्या क्या कुछ बनाया। इसको आर्किटेक्चर का बड़ा शौक था। मोती मस्जिद बनाई इसने आगरा में, जामिया मस्जिद दिल्ली इसने बनाई, ये बिल्कुल बादशाही मस्जिद की तरह ही है। शीश महल जो है वो बनाया लाहौर में, ठीक है, ये लाहौर फोर्ट के अंदर ही है। शालीमार गार्डन लाहौर वाले जो है वो इसने बनाए 1641 में। नौलखा पवेलियन इसने बनाया। नौलखा पवेलियन क्या होता है, नौलखा पवेलियन ऐसे होता है, ये गैलरी सी होती है, ठीक है, वहां से खड़े होके बाहर की तरफ पूरे शहर का नजारा होता था, तो इसको नौलखा पवेलियन कहते हैं। ये भी लाहौर फोर्ट के अंदर ही है। उसके बाद इसने क्या बनाया, न्यू सिटी शाहजहानाबाद, ये दिल्ली के अंदर जो है वो जामा मस्जिद दिल्ली के पास है। ये टॉम्ब ऑफ जहांगीर, मकबरा जहांगीर लाहौर के अंदर जो है वो भी इसी ने बनवाया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये शादरा में है। ताजमहल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 1632 में शुरू हुई इसकी कंस्ट्रक्शन, 1648 में खत्म हो गई। यूनेस्को की ये हेरिटेज साइट है, यानी यूनेस्को ने इसको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है। ये रिवर जमुना के किनारे है। और इसके अलावा बिल्ट बाय किसने बनाया, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। अर्जुमंद बेगम जो है उसके लिए बनवाया गया, जिसका दूसरा नाम मुमताज महल भी था। लास्ट डेज जो है वो मैंने आपको बता दिया कि शाहजहां ने अपने आखिरी जो 8 साल है जिंदगी के वो प्रिजन में गुजारे। और इसके बाद जो है वो आखिरी ग्रेटर मुगल में से आखिरी बादशाह जो है वो आ गया। वो कौन था जी, औरंगजेब आलमगीर। 1658 से लेकर 1707 इसका इरा है। अब्दुल अबुल मुजफ्फर मुहैयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब इसका नाम है। और बॉर्न एट दाहोद गुजरात इंडिया के अंदर, ठीक है। मदर जो है उसका नाम क्या था, मुमताज महल, ठीक है, जिसके लिए ताजमहल बनाया गया। डेथ कब होती है, 1707 में। कहां पर, अहमदनगर दक्कन में। 49 ईयर इसने रूल किया और एज जो है 90 साल थी जब इसकी डेथ हुई। रेस्टिंग प्लेस क्या, खुलदाबाद, महाराष्ट्र स्टेट है इंडिया की। इसी तरह से गेंद थ्रोन आफ्टर द सक्सेशन, ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन होती है, यानी ये इक़्तिदार की जंग को कहते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन। आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर, इसका भाई जो दारुशको था उसके साथ इसने जंग लड़ी, दारुशको को शिकस्त दे दी। और इस कौन सी जंग में, बैटल ऑफ सामूगढ़ थी 1658 में। और उसके बाद 1658 में क्या किया इसने, अपने बाप को यानी शाहजहां को नजरबंद कर दिया आगरा फोर्ट में, और इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया। औरंगजेब आलमगीर एक रिलीजियस पर्सन था वैसे बेसिकली। ये वाला जो इक़्तिदार पे कब्जा करने वाला काम है, इसके अलावा जो है ये ओवरऑल ये रिलीजियस आदमी। अगेन स्टार्टेड जिजिया, जिजिया इसने दोबारा स्टार्ट कर दिया, नॉन मुस्लिम से जो टैक्स लिया जाता था, क्योंकि अकबर के दौर में खत्म कर दिया गया था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से किए जी, सतनामी रिवॉल्ट हुआ इसके दौर में, जो है ना बगावतें बड़ी हुई 1672 में इसके दौर में। उसके बाद सिख रिवॉल्ट और गुरु तेज बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया गया 1672 में। इसी तरह से अफरीदी रिवॉल्ट हुआ केपी वाली साइड से 1670 में। इसी तरह से मराठाज रिवॉल्ट हुआ, शिवजी उसको लीड कर रहे थे 1680 में। इसी तरह से जाट थे जी, मठूरा एक इलाका था वहां के, उन्होंने भी बगावत कर दी। एक दफा एक तरफ से जब बगावत शुरू होती है ना, फिर हर कोई जो है वो बागी हो जाता है, तो नहीं भी बगावत करता वो भी उठ के आ जाता है। फ्रेंच ने भी जो है वो एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की इसी दौर में 1668 में, ठीक है, औरंगजेब आलमगीर के दौर में। यानी फ्रेंच हैं, पुर्तगीज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ये सारे पूरी दुनिया में जाके फैक्ट्रियां लगा रहे थे। असल काम जो है वो क्या था, कॉलोनीज बना रहे थे अपनी। और इसके अलावा इसने जिजिया रिपोज किया दोबारा, यानी कि लगा दिया। बादशाही मस्जिद इसने बनवाई, बुर्जी इसने बनवाया लाहौर में, ठीक है। सेठ रूलर कहा जाता था, सूफी बंदा था जी ये। फतवा आलमगीरिया इसकी किताब है। रुकात आलमगीर, रुक्का किसे कहते हैं, रुक्का बेटा खत को कहते हैं, याद रखिएगा। रुकात जो है ना वो खतों की जमा है, खतूत, जैसे गालिब के खतूत हम पढ़ते हैं ना, वैसे ये खतूत है। यानी जो मुख्तलिफ खतूत इसने लिखे थे मुख्तलिफ लीडर्स को मुख्तलिफ कामों के लिए, वो सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। ले जी, इसके साथ ही जो है वो हमारा ग्रेटर मुगल्स का जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है। फिर लेटर मुगल्स आ जाते हैं
सातवां आठवां ये 21 तक जो है वो चलते हैं। टोटल किंग कितने रहे हैं जी? किंग रहे हैं। तो ये हम अगले लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन कौन सी रही हैं जी इस दौर में, यानी कि नए नए डेजिग्नेशंस कौन कौन से इंट्रोड्यूस करवाए गए। काजी का डेजिग्नेशन ये जुडिशियल ऑफिसर या जज होता था उस जमाने का। इसी तरह से अच्छा ये जो काजी है ना, ये जो जामिया मस्जिद होती थी ना उस जमाने में, उसका ये खतीब भी होता था, यानी वहां पे जुमा भी पढ़ाया करता था। तो जामिया मस्जिद का जो काजी, जो खतीब है, उसको काजी बनाया जाता था, या काजी को जो है ये खिताबत वगैरह दी जाती। उसके बाद फौजदार का होता इंट्रोड्यूस करवाया गया, या कोतवाल का, ये पुलिस ऑफिसर होते थे। उसके बाद मीर बख्शी किसे कहते थे? मिलिट्री रिक्रूटर होता था, यानी मिलिट्री के अंदर जो रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं, बंदे भर्ती करते हैं। कानून गो था, ये आज भी होते हैं, एग्री रिकॉर्ड का जो है वो काम करते हैं। उसके बाद जैसे पटवारी वगैरह होते हैं। सूबेदार जो है वो गवर्नर होता है, उस जमाने में था। दीवान जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को कहते हैं। इस तरह से ये कुछ डेजिग्नेशन हैं जो मुगल रूल के अंदर स्टार्ट किए गए। ये पहले भी मौजूद थे, लेकिन शायद इनको ये नाम जो है वो बाद में दिए गए। ले जी, ये आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो है वो ये देखा ग्रेटर मुगल जो है वो कैसे आए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको बाबर से स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद होते 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 आखिर में एंड पे औरंगजेब आलमगीर पे जाके हमने देखा कि मुगल रूल जो है वो खत्म हो गया। ये टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1206 से ले सॉरी 1526 से लेके 1707 तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, ग्रेटर मुगल ये छह ही थे। उसके बाद फिर हम आगे इसके बाद डिस्कस करेंगे 1707 से। अगला जो लेक्चर है हमारा 1707 से लेके, इसमें हम 1707 से लेके 1857 यानी जंग आजादी तक का टाइम पीरियड जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। और उससे अगला जो लेक्चर होगा 1857 से फिर ऑनवर्ड 1947 तक होगा। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश्व